आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेडरिक शूरो का विजन ऑफ वर्ल्ड। फ्रेडरिक शूरो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि 1848 में चार प्रिंट्स निकाले थे उन्होंने। उनका जो सपना था, उन्होंने जैसे दुनिया का सपना देखा था जिसमें कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगे। उन्होंने उसका उसका चित्र बनाया था। जो पहला चित्र था, उसमें ये दिखाया था उन्होंने कि यूरोप और जो अमेरिका के लोग थे, वो लोग एक लॉन्ग ट्रेन यानी कि एक लंबे लाइन से जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इज़्ज़त दे रहे हैं और उससे गुज़र रहे हैं। The torch of enlightenment was carried by a female figure in one hand and the charter of the rights of man in the other। जैसे आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक मशाल होती है, वो वैसे ही एक फीमेल फिगर टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कैरी कर रही थी और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दूसरे हाथ में कैरी कर रही है। जो ज़मीन होगा, जो हमारा पीछे का जो उसी उसी पेंटिंग में जो पीछे का है, उसमें जो ज़मीन है, वहाँ पे द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस वो सब के शैटर्ड रिमेन्स हैं। उसकी जो शौर्य के उटोपियन विज़न का मतलब होता है जो उसके सपने की दुनिया है, उसमें जो कोई भी जगह से इंसान हो, वो सब कोई ग्रुप होके डिस्टिंक्ट नेशंस है और उनको आइडेंटिफ़ाई करा जा सकता है उनके फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम से। प्रोसेशन वाज़ लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी थी। जर्मनी के बाद पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़, लombardy, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया थे। और ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स ये देख रहे हैं। और इसका ये मतलब है कि आर्टिस्ट ने इसको यूज़ करा है फ्रैटर्निटी दिखाने के लिए सारे देशों के बीच में। आगे बढ़ते हुए 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह इमर्ज की और उसने बहुत ही जो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड था यूरोप का, उसमें बहुत चेंजेस लाए। एंड जो लास्ट के चेंजेस थे, वो था इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 1789 में नेशनलिज्म आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। Political and constitutional changes led to transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizens। इससे क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ट्रांसफर ऑफ सोवेरेंटी थी, वो राजा के हाथ से जाके आम लोगों के हाथ में चली गई। अब various measures and practices were introduced, such as idea of la partie, the fatherland, and le citoyen, the citizen। अब ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, बाद में ये लाई गई। और जो नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, जो कि 3 रंगों से बना हुआ था, उसने पहले वाले को उसको यूज़ करना शुरू किया लोगों ने और पहले वाले को यूज़ करना बंद कर दिया। Democracy destroyed in France by Napoleon and the Civil Code of 1804, known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जाके कुछ दिनों के बाद 1804 में नेपोलियन ने डेमोक्रेसी बर्बाद कर दी थी। और उन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, उसको एस्टैब्लिश करा गया था। उसमें जो जन्म से जो भी जिसको भी प्रिविलेज मिल रहे हैं, वो सब बंद कर दिए गए थे और इक्वालिटी, समानता और राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश करा गया था। इसमें आप जैसे देख सकते हैं, इसमें जो उस समय का जो मैप जैसा था यूरोप का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जर्मन, इटली एंड स्विट्जरलैंड ये सारी किंगडम, डचेस और कैंटोन्स में बटी हुई थी, जिनके रूलर्स के ऑटोनोमस टेरिटरीज थे। अब एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास।
एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी हमेशा से पॉलिटिकली और सोशली भी। इस ये जो होता है जो मेजॉरिटी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग थे, वो थे पेज़ेंट लोग, पेज़ेंट्रीज़ यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जो गरीब लोग थे ज़्यादातर। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन उसके बाद जाके इंग्लैंड में आया और इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद एक नई सोशल क्लास का जन्म हुआ और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास जो बनी थी इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिज़नेसमैन से और प्रोफेशनल से। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? द टर्म लिबरलिज्म जो है वो एक लैटिन शब्द से, लैटिन में उसका रूट है, जिसका जो शब्द है लिबर, जिसका मतलब है फ्री, आज़ाद होना। द राइट टू वोट to get elected was granted exclusively to property owning men। यहाँ पे भी इन्होंने लिबरलिज्म में ऐसा नहीं कि सबको मिला था, तब पहली बार जब मिला था तो फिर उन्हीं को बस मिला था जिनके पास कुछ ज़मीन, कुछ जायदाद हो। Men without property and all women were excluded from political rights। जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके पास कुछ जायदाद नहीं था, उनको एक्सक्लूड करा गया था और सारे औरतों को एक्सक्लूड करा गया था सारे पॉलिटिकल राइट्स से। 1834 में अ कस्टम यूनियन और जोवरिन was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। आप ये ध्यान रखें, आपने जैसे ये पहले भी मैंने जो दिखाया था मैप, इसमें अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ अभी एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ प्रूशिया, तो वो अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता है, वो भी जर्मनी का पार्ट हो चुका है। उन्होंने जो यूनियन जो बनाई थी इन्होंने, प्रूशिया और बाकी जर्मन स्टेट्स ने, उन्होंने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज़ फ्रॉम ओवर 30 टू 2। अ न्यू कंज़र्वेटिज़्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद यूरोप गवर्नमेंट जो थी, वो कंज़र्वेटिज़्म के स्पिरिट से ड्रिवन चली। कंज़र्वेटिव्स बिलीव करते हैं मोनार्की पे, यानी कि राजा वाले सिस्टम पे, चर्च पे, सोशल हायरार्की पे, प्रॉपर्टी एंड दैट द फैमिली शुड बी प्रिज़र्व्ड। अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। अभी इस समय यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की का एस्टैब्लिशमेंट धीरे धीरे चालू होना शुरू हो गया। 1815 में यूरोपियन पावर ब्रिटिश, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वियना में मिले थे और एक सेटलमेंट करा था उन्होंने। बourbon डायनेस्टी जो था वो अपना पावर रिस्टोर कर लिया और फ्रांस अपना सारा टेरिटरीज खो दिया, जो भी नेपोलियन के अंडर उन्होंने एनेक्स करा था। जो मेजर इश्यूज जो लिबरल नेशनलिस्ट ने लिए थे, वो उन्होंने क्रिटिसाइज करा था ये कंजर्वेटिव ऑर्डर को और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करा था। रेवोल्यूशनरीज 1815 में, इसके बाद क्या हुआ कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई बहुत सारे छोटे-छोटे यूरोपियन स्टेट्स में, ता और वो ये आइडिया स्प्रेड करना स्टार्ट कर दी जो कि राजा वाले सिस्टम से, मोनार्कियल सिस्टम से के अगेंस्ट थी। वो लिबर्टी की बात करती थी और फ्रीडम की बात करती थी। एक इसमें से बहुत ही प्रसिद्ध रेवोल्यूशनरी है इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेppe मज़्ज़ीनी, जो कि जेनोआ में 1807 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन किया था। पहली थी यंग इटली इन मार्शलिस और उन्होंने यंग यूरोप बनाया था बर्ने में, जिनमें कि सारे एक तरह के लोग थे जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के थे और वो सब लिबरलिज़्म के बारे में लिबरलिज़्म मानते थे और वो मोनार्कियल फॉर्म्स यानी कि राजा-महाराजों का जो राज था उसके अगेंस्ट थे। एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848। 18 जुलाई 1830 में जो बourbon किंग्स थे, जो अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पे फिर से आपको लेके जा रही हूँ। बourbon डायनेस्टी रिस्टोर कर ली थी अपनी पावर फ्रांस में, तो फिर वो उनको लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ ने हटवा दिया था और
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश करा, लुई फिलिप को उसके हेड बना के, यानी कि लुई फिलिप वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के राजा बने। अब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ और उसमें ही अपराइजिंग हुआ ब्रुसेल्स में, जिसमें व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूके ऑफ द नेदरलैंड्स। 1821 में ग्रीक का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस का। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब जब ये नेशनल फीलिंग का जो हम बात करते हैं, उसमें कल्चर का बहुत ही खास रोल है, क्योंकि आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सबसे नेशनलिस्ट फीलिंग लाई जा सकती है। रोमांटिसिज्म तब शुरू हुआ, वो एक कल्चरल मूवमेंट था जिससे कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को आ, उसको डेवलप करा जा रहा था। लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। Russian language was imposed everywhere in 1831, and armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. फिर उसके बाद जाके 1830s में यूरोप को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आ गया, और उस वजह से खाने की जो प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस साल खेती भी काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से पॉपुलिज्म इन टाउन बढ़ गया। फिर फूड शॉर्टेजेस, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, एंड पेरिस के ज़्यादातर लोग रास्ते पे आ चुके थे 1848 तक। फिर 1848 के बाद एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ एजुकेटेड मिडिल क्लास का। उसमें मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, उन्होंने डिमांड करा एक नेशन स्टेट का, जिसमें कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। और बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन एक साथ फ्रैंकफर्ट में आई वोट करने के लिए फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। 1848 18 मई को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च टू टुक द प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में था। तो जो उसके बाद वो जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने ही जर्मन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, जो कि एक राजा ही करेंगे, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो राजा बने उनका नाम था फ्रेडरिक विलेम फोर, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया, और उन्होंने दूसरे मोनार्क्स के साथ, दूसरे राजाओं के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और उन्होंने जो अपोज्ड इलेक्टेड असेंबली है उसको अपोज करा। फिर मिडिल क्लास जो थी, वो पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती थी, और बहुत मात्रा में औरतें भी लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी थी। औरतें खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर ली। उन्होंने न्यूज़पेपर्स फाउंड करे, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स करी, डेमोन्स्ट्रेशंस करे, लेकिन तब भी उनको ज़्यादा कुछ हक नहीं मिला जब इलेक्शन की बारी आई थी। 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, वो उधर वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो गए। उसके बाद सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। जो बंधुआ मजदूरी हम जिसको बोलते हैं, स्लेव रखना, मजदूर रखना, गुलाम रखना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया में। उसके बाद अ, सॉरी, आगे बढ़ते हुए उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी और इटली कैसे बने। जर्मनी जो थी जर्मनी जो थी
कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? हम ये देखेंगे। अब नेशनलिज्म इन यूरोप जो थी, वो 1848 में यूरोप से निकल के अब जर्मनी और इटली में आना शुरू हो गई और वो यूनिफ़ाई हुई नेशन स्टेट्स की तरह। इसमें प्रूशिया ने लीडरशिप लिया था नेशनल यूनिफ़िकेशन का। द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो चीफ मिनिस्टर तब थे, ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने करा था और उन्होंने प्रूशियन आर्मी की हेल्प ली थी। 1871 में प्रूशिया के राजा विलियम IV को जर्मन एम्परर डिक्लेयर करा गया था और असेंबली ने ही उनको डिक्लेयर करा था जर्मन एम्परर की तरह और उन्होंने नया जर्मन एम्पायर भी बनाया था। ये जो नेशन बिल्डिंग का डेमोंस्ट्रेशन है, वो प्रूशिया की स्टेट पावर का डोमिनेंस दिखाया। करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ये सारे मॉडर्नाइज़ हो गए प्रूशिया में आफ्टर इट वाज़ मेड इंटू अ नेशन स्टेट। इस जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 1866 और 1871 में, ये मैप से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इटली पहले 7 स्टेट्स में बटी हुई थी एंड वो सारे जो 7 स्टेट्स थे, वो रूल कर रहे थे सार्डिना पिडमंट, इटली के एक प्रिंसली हाउस। अब ये सारे रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट राजा थे लेकिन उनके, और 1830 में जो हमने पहले पढ़ा था मज़ीनी, गिउस्पे मज़ीनी, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था यंग इटली का। उस उन्होंने इसको इटली यूनिफ़िकेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये जो मूवमेंट था, ये चीफ मिनिस्टर कवॉर ने इसको आगे बढ़ाया था। 1859 में सडीनी पिडमंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था एंड 1860 में वो साउथ इटली के तरफ बढ़े थे और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज़ को जीतते हुए उन्होंने लोकल लोगों का सपोर्ट जीत लिया था और उसके बाद 1861 में विक्टर एमानुएल II, वो बनाए गए थे यूनाइटेड इटली के राजा। आगे बढ़ते हुए अब हम ब्रिटेन का केस देखेंगे। ब्रिटेन जो था उसमें वहाँ पे कोई ब्रिटिश स्टेट नहीं थी। इवन दो वो जो राज्य था, वो जो देश था, वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था और वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ती जा रही थी उसकी। द एक्ट ऑफ यूनियन जो थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जो दोनों बना के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाती है, वो उसके मुताबिक इंग्लैंड वाज़ एबल टू इम्पोज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। 1801 में आयरलैंड ने फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करा गया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है उसमें ये सारे सिंबल्स हैं। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इनको एक्टिवली प्रमोट करा जा रहा था। विजुअलाइजिंग द नेशन, फिर 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट्स थे, उन्होंने उन्होंने कंट्री को फीमेल फिगर्स की तरह दिखाना शुरू किया। औरतों को उन्होंने अ, क नेशंस, राज्य और देश की तरह दिखाना शुरू किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने जैसे देखा था कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ये फीमेल फिगर्स ही थी। लिबर्टी को एक रेड कैप से दिखाया जाता है या ब्रोकन चेन से। जस्टिस को एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन जिसकी आँखों पे पट्टी होगी वैसी औरत, और वो एक अम, वेइंग स्केल जिससे वज़न मापा जाता है, उस स्केल वो पकड़ी हुई होगी। नेशनलिज़्म एंड इम्पीरियलिज़्म, अब नेशनलिज़्म जो थी वो बस लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक नहीं रही थी। 1871 में जो सबसे ज़्यादा टेंस्ड एरिया था, दैट इज़ नोन एज़ द बाल्कन एरिया, जो अभी मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो है। उसमें ये जो है वो ऑटोमन एम्पायर, वो बाल्कन एरिया पे उनका राज था। उन्होंने उसको राज करा था और उसमें बहुत मॉडर्नाइज़ेशन लाया था, बहुत इंटरनल रिफॉर्म्स आए थे। लेकिन काफ़ी सारे
प्रॉब्लम्स की वजह से वो एरिया में काफ़ी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट आ गए और उस वजह से वो एरिया टूट गया और छोटे-छोटे राज्य बन गए उसके। इस एरिया में इंटेंस राइवलरी आ गई यूरोपियन पावर की वजह से एंड वहाँ पे कॉलोनाइज़ेशन शुरू हो गया और उसके बाद जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया। तो उसके बाद 1940 में यूरोप वाज डिजास्टर्ड बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म aligned with imperialism. Anti-imperial movements were developed, but they all struggled to form independent nation states. But the idea of nation states was accepted as यूनिवर्सल एंड नेचुरल। इवन दो 1814 में यूरोप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी नेशनलिज्म को लेके, बट जो आइडिया था नेशन स्टेट का उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था एज समथिंग वेरी नेचुरल एंड यूनिवर्सल। इसके साथ वी कम टू द एंड टू दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।